चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दोस्तों आपको आर्द्रता और आर्द्रता के प्रकार के बारे में बता दिया हुआ था, जिनमें से मैंने निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता, 3 प्रकार की आर्द्रताओं पर वर्णन किया था। आज दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे उसी आर्द्रता में संघनन एवं उसके रूप, संघनन एवं उसके रूप को लेकर बात करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा संघनन एवं उसके रूप, संघनन एवं उसके रूप इस टॉपिक पर दोस्तों हम लोग क्या आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर दोस्तों जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी आप लोग देख लीजिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्लास शुरू होगी दोस्तों वो संघनन एवं उसके रूप को लेकर क्लास शुरू होगी। संघनन एवं उसके रूप को लेकर क्लास शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो दोस्तों हम लोग यही समझते हैं कि संघनन कहते किसे हैं। ठीक, पहला तो दोस्तों हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों पहले कुछ हम लोग शब्दावलियां देख लेते हैं। जैसे एक आपका संघनन, संघनन, इसके बाद इसके रूप शुरू करते हैं। जैसे एक दोस्तों आपको लिखा मिलेगा संघनन। तो संघनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। यानी कि संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। द्रव अवस्था में क्या बदल जाती है? वो प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। संघनन कहलाती है। मतलब दोस्तों द्रव से किस में परिवर्तित होना? ठोस द्रव गैस होती, लेकिन द्रव से हमारा जो परिवर्तन होगा वो दोस्तों किस में होगा? परिवर्तन द्रव से गैस में बदल जाएगा। वो आपकी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संघनन कहेंगे, संघनन कहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस किस अवस्था में बदल जाती है? द्रव अवस्था में क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। यानी द्रव का गैस में बदल जाना क्या? संघनन कहलाता है। संघनन। एक तो दोस्तों ये आपको मिलेगा। दूसरा दोस्तों इसी में एक शब्द आपको मिलेगा वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन। पहले इन बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर दोस्तों बात करेंगे। तो वाष्पन दोस्तों क्या होता है? ठीक है दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर दोस्तों सही लिखा था। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक लिख गया है। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पर आप लोग सही कर लेना दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेस ये होगा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस दोस्तों किसमें परिवर्तित होगी? द्रव अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? गैस का द्रव अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? वो प्रक्रिया क्या? संघनन कहलाएगी। दोस्तों मिस्टेक से उल्टा लिख गया था, तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग वाष्पन पर बात करते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? यानी वह प्रक्रिया जिसमें द्रव का गैस में परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है दोस्तों?
वाष्पन कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन। वाष्पन का मतलब ये जो द्रव है दोस्तों, ये किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में। तो द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ये दोस्तों शब्दावलियां हैं, इसी में बार बार दोस्तों ये शब्द आएंगे अभी, इस कारण से मैं पहले इनकी आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी संघनन वह रूप है जिसमें गैस द्रव में बदल जाए, इसी का उल्टा वाष्पन है, द्रव किस में बदल जाएगी दोस्तों, गैस में, गैस में। इसके बाद दोस्तों एक आपका वर्डिंग बार बार आपको मिलेगी इसमें, हिमांक, हिमांक, हिमांक। तो हिमांक का दोस्तों क्या मतलब हुआ, यानी वह तापमान, वह तापमान, वह तापमान जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, वह तापमान जिस पर कोई द्रव, वह तापमान जिस पर कोई द्रव, ठीक है दोस्तों, कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, कोई द्रव ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, क्या दोस्तों कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, वाष्पन। ये सॉरी दोस्तों, हिमांक कहलाता है, हिमांक। ठीक, हिमांक का दोस्तों क्या मतलब हुआ, यानी वह तापमान, एक तापमान होगा जिस पर कोई द्रव है दोस्तों, वो किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यानी कि द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये आपकी शब्दावलियां हैं, संघनन, वाष्पन, हिमांक। और दोस्तों एक आपको और मिलेगा, क्वथनांक, क्वथनांक, एक ये भी दोस्तों आपको शब्दावली मिलेगी, क्वथनांक, क्वथनांक। यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या उबलने लगता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या दोस्तों उबलने लग जाए, हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आप लिख सकते हैं, यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ आपके रूप थे, जैसे संघनन, गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद वाष्पन, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहते हैं, यानी इसे क्या बोला जाता है, वाष्पन। और इसके बाद दोस्तों हिमांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाती है, हिमांक कहते हैं। क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है, उसका बॉइलिंग बिंदु कहलाता है, बॉइलिंग बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपकी शब्दावली थी, ये आपकी बार बार अभी आएंगे, इस कारण से मैंने इनको पहले आपको बता दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं संघनन और उसके रूप को लेकर। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग संघनन एवं उसके रूप में सबसे पहले बात करेंगे ओस को लेकर। ओस, सुबह दोस्तों जो गिरती है आप लोग क्या बोलते हो, ओस, उसी ओस की बात हो रही दोस्तों। तो संघनन में पहला जो इसका रूप है वो दोस्तों क्या है, ओस है, ओस है। पहले तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं और फिर दोस्तों हम लोग इस ओस को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो शीतकाल में रात्र को जब, शीतकाल में, शीतकाल में, शीतकाल में रात्रि को जब, रात्रि को जब, शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु, धरातल, धरातल, शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु से भी, यानी जब धरातल उससे लगी हुई, उससे लगी हुई, लगी हुई वायु, लगी हुई वायु, लगी हुई वायु से भी अधिक शीतल हो जाता, वायु से भी
अधिक से भी अधिक अधिक शीतल हो जाता है, से भी अधिक शीतल हो जाता है, से भी अधिक शीतल हो जाता है, तो उसमें निहित वाष्प तो उसमें निहित वाष्प घनीभूत हो जाती है, तो इसमें निहित वाष्प घनीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर जमा हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर जमा हो जाती है, जैसे दोस्तों हम लोग बात करें, जैसे ये आपको मिलेगा घास, फूस, पत्तियां, इन पर आपको ये बूंदें दिखाई देंगी धरातल पर। इसी को दोस्तों हम लोग क्या ओस कहते हैं। अब आप दोस्तों समझिए, देखो पहले तो इसकी वर्डिंग देखते हैं, क्या लिखा क्या। शीतकाल में रात्रि को जब धरातल, ठीक है ना, यानी कहना वो चाला, जब शीतकाल होता है दोस्तों, तो शीतकाल में रात्र में हम बात कर रहे हो भी कब, जब धरातल, यानी शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु से भी अधिक शीतल हो जाता है, यानी धरातल में जो वायु होती है, उस वायु से जो भी वायु लगी होगी उससे अधिक ये क्या शीतल हो जाता है, अर्थात ठंडा हो जाता है। शीतल उससे लगी हुई वायु से अधिक शीतल हो जाता है, तो उसमें निहित वाष्प घनीभूत हो जाती है। यानी शीतकाल में रात्रि में जब धरातल से लगी हुई वायु, ठीक है ना, यानी शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु से अधिक शीतल हो जाता है, तो उसमें वाष्प दोस्तों घनीभूत हो जाती है, और आपको ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम लोग ओस कहते हैं। और इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सुबह सुबह आप लोग जब ओस गिरती है तो आप देखते होंगे घास फूस पत्तियां छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में आपको दिखाई देती हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या ओस कहते हैं। ठीक, तो यानी शीतकाल में रात्रि को जब धरातल उससे लगी हुई वायु से भी अधिक शीतल हो जाता है, मतलब ये दोस्तों धरातल है, इसके आसपास जो भी ये वायु है, इस वायु के कारण ये शीतल हो जाता है, और जिस कारण से ये वाष्प घनीभूत हो जाती है, ठीक है ना, और घनीभूत हो के कारण ये छोटी छोटी आपको इस तरीके से छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देती है। और ये आपको, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस कहते हैं, ओस। और ये दोस्तों आपको घास फूस पत्तियां आदि पर देखने को क्या ओस मिल जाती है। क्लियर दोस्तों, तो इसी को दोस्तों हम लोग ओस या ड्यू कहते हैं। अगला दोस्तों आपका क्या, पाला। अगला दोस्तों संघनन का दूसरा जो प्रकार रहेगा उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पाला। पाला को फ्रोस्ट, FROST, ठीक दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। जब देख लेते पहले तो दोस्तों इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, से भी कम हो जाता है,
तो वायु में निहित वाष्प जल कणों में ना बदलकर तो वायु में निहित वाष्प तो वायु में निहित वाष्प जल कणों में ना बदलकर जड़ कणों में ना बदलकर हिम कणों में परिणत हो जाती है। यानी हिम कणों में परिणत हो जाती, परिणत मतलब हिम कणों में बदल जाती है, परिणत हो जाती है। ठीक दोस्तों, परिणत हो जाती है। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। इस प्रकार हिम के रूप में जमी हुई ओस को पाला कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं क्या है कि पाला कहेंगे किसे। यानी कि जब वायु का तापमान, दोस्तों समझना, जब वायु का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक, जब वायु का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों, ठीक, सॉरी फ़ारेनहाइट, बस सेंटीग्रेड नहीं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, तो जो वायु में वाष्प होगी, यानी वायुमंडल ऊपर है ना, तो उसमें जो वाष्प होगी वो जल कणों में नहीं बदलती है, अर्थात किसमें, हिम कणों में बदल जाती है। छोटे छोटे हिम यानी बर्फ के रूप में क्या ये बदल जाती है, जल कण में नहीं, हिम कण के रूप में बदल जाती है। और इन्हीं जमे हुए हिम कणों को ही हम लोग पाला कहेंगे। ठीक दोस्तों, मतलब पाला का मतलब जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो जो वायु में वाष्प होती है वो जल कणों में ना बदलकर हिम कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, इसी जमी हुई हिम कणों को हम लोग पाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका था पाला किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों ने 2 पॉइंट देखे, एक ओस और दूसरा दोस्तों क्या, पाला। ठीक, बिल्कुल आसान है। जब वायु का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता तो वायु में जो वाष्प होती है वो जड़ कणों में ना बदलकर हिम कणों के रूप में बदल जाती। इन हिम कणों के जमी हुई ओस को हम लोग क्या, पाला कहते हैं दोस्तों, पाला कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले हम संघनन के रूप में अगला प्रकार में बात करते हैं कोहरा। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या, फोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चला इसको पहले लिख लेते हैं फिर दोस्तों समझते हैं। तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के कण, धूल कण, धुएं के कण तथा संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को कोहरा कहते हैं।
कोहरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जल पिंडों को क्या कोहरा कहते हैं। कोहरा की दृश्यता लगभग, कोहरे की दृश्यता लगभग, कोहरे की दृश्यता लगभग, कोहरे की दृश्यता लगभग, कोहरे की दृश्यता लगभग, ठीक है दोस्तों, लगभग 300 मीटर से कम पाई जाती है। 300 मीटर से कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है क्या कोहरा यानी फॉग। ठीक है दोस्तों, कोहरा यानी फॉग मतलब क्या, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित। आपको मालूम है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। और जब क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल की निचली जो परत है, यानी निचली परतों में क्या क्या धूल कण, धुएं के कण तथा संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को जो दोस्तों संघनित हो जाते हैं, यानी कि संतृप्त हो जाते, संघनन हो जाता जिनका, तो ऐसे सूक्ष्म जल पिंडों को हम लोग क्या कोहरा कहते हैं। इस कोहरे की दृश्यता अर्थात देखने की क्षमता कितनी, 300 मीटर से भी क्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। या दूसरे लैंग्वेज हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, क्या कि ओसान के नीचे वायु का तापमान कम होने पर क्या कोहरे का निर्माण होता है। ओसान के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। या आप सीधे सीधे ऐसे समझिए दोस्तों, वायुमंडल की निचली परतों में जब धूल कण, धुएं के कण तथा संघनित सूक्ष्म जल पिंड को हम लोग क्या कोहरा कहते हैं। और कोहरे की दृश्यता जो होती है दोस्तों, ये 300 मीटर से कम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला, धुंध या कुहासा। अगला दोस्तों आपका रहेगा धुंध, धुंध या दोस्तों इसी का नाम है कुहासा। धुंध या कुहासा, धुंध या कुहासा, इस पर दोस्तों बात कर लेते हैं। धुंध या कुहासा, धुंध कोहरे का एक रूप है। धुंध, धुंध कोहरे का एक रूप है। धुंध कोहरे का एक रूप है। धुंध कोहरे का एक रूप है। ठीक है दोस्तों, कोहरे का एक रूप है जब कोहरा घना ना होकर, जब कोहरा घना ना होकर, जब कोहरा घना ना होकर हल्का पतला होता है, हल्का पतला होता है, हल्का पतला होता है, हल्का पतला होता है, उसे धुंध कहते हैं। उसे धुंध कहते हैं। उसे धुंध कहते हैं। उसे धुंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो धुंध है ये एक कोहरे का रूप है। कोहरा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, सर्दियों में बहुत गिरता, नहीं कोहरा कट रहा, बाहर नहीं जाएंगे। तो यानी जब घना रूम में कटे तो उसे कोहरा, और जब हल्का हल्का हो तो उसी को धुंध या कुहासा कहते हैं। और ये एक प्रकार का कोहरे का रूप है दोस्तों, धुंध या कुहासा। ठीक, कोहरे का एक प्रकार का ये रूप है दोस्तों, धुंध या कुहासा, धुंध या कुहासा। इसकी दोस्तों जो दृश्यता होती है, धुंध की दृश्यता ये दोस्तों आपकी होती है 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर तक की जो वस्तुएं होती है दोस्तों लगभग क्या साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका धुंध, धुंध में 2 किलोमीटर तक की दूरी की वस्तुएं प्रायः साफ दिखाई देती हैं। तो सीधा सीधा दोस्तों आप ऐसे समझिए, धुंध का मतलब क्या हुआ, यह एक प्रकार का कोहरे का रूप है। यानी जब कोहरा घना हो जब, तो उसे कोहरा कहेंगे। और लेकिन जब ये घना ना होकर हल्का पतला पतला होता है, बहुत कम, उसी को दोस्तों हम लोग धुंध कहते हैं, धुंध कहते हैं। आप लोगों ने दोस्तों ठंड में देखा होगा, हल्का पतला पतला धुआं ऐसा उड़ता दिखाई देता होगा, उसका मतलब उसे धुंध कहेंगे। और इस धुंध में दोस्तों कहाँ तक
दृश्यता जो इसकी है 2 किलोमीटर तक वस्तुएं लगभग साफ दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं। क्लियर दोस्तों ना, 2 किलोमीटर तक वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और बचा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमपात। हिमपात किसे कहते हैं? ठीक दोस्तों, हिमपात का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। जब कभी संघनन क्रिया के समय, ठीक, मैंने अभी दोस्तों संघनन समझाया हुआ, तो शुरुआत में संघनन, हिमांक, वाष्पन, क्वथनांक, इसीलिए मैंने दोस्तों आपको समझा दिए हुए थे। यानी जब कभी संघनन क्रिया के समय वायु का तापमान हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो दोस्तों जो जल है, जो जल वो वाष्प हिमकणों के रूप में बदल जाती है, जिससे धरातल पर हिमपात हो जाता है। हिमपात प्रायः ऊंचे पर्वतीय भागों तथा ठंडे प्रदेशों में होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ठंडे प्रदेश या ऊंचे पर्वतीय भागों में गए होंगे और देखा होगा बर्फ गिर रही होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी दोस्तों, कुल्लू मनाली, ठीक है ना, यानी वहाँ संघनन की जब क्रिया होती है, और मैंने अभी बताया था दोस्तों संघनन कहेंगे किसे, ठीक है ना, संघनन क्या, गैस का द्रव में बदल जाना। जब दोस्तों संघनन की क्रिया होती है तो वायु का जब तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे चला जाता है, यानी जो हिमांक बिंदु है उससे काफी नीचे चला जाता है, तो जो जल होती है वो दोस्तों जल वाष्प हिमकणों के रूप में नीचे क्या गिरने लगती है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हिमपात हो रहा है, यानी बर्फ गिर रही है, हिमपात हो रहा है। और यह प्रायः दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऊंचे पर्वतीय भागों तथा ठंडे प्रदेशों में, तो धरातल पर दोस्तों आपको हिमपात हो जाता है। इसी को हम लोग क्या, हिमपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संघनन और हिमांक, वाष्पन, क्वथनांक मैंने सब आपको अच्छे से बताए हुए थे। संघनन मतलब गैस का द्रव में बदल जाना। ठीक है दोस्तों, ये आपका है गैस का द्रव में बदल जाना, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदल जाना दोस्तों क्या, संघनन कहलाता है, संघनन। और हिमांक की बात करें, जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, यानी जब कभी संघनन क्रिया, यानी जब कभी ऐसी क्रिया हो जब गैस द्रव में बदल रही होती है। ठीक, यानी जैसे देखना दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये गैस है और ये दोस्तों क्या, द्रव में बदल रही होती है, लेकिन उस टाइम क्या, वायु का तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे चला जाए। हिमांक बिंदु का मतलब जब कोई दोस्तों द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक बिंदु से नीचे चला जाए, तो ये जो संघनन की क्रिया हो रही थी, गैस द्रव में बदल रहा था, तो ये दोस्तों द्रव किसमें, द्रव में नहीं बदलकर ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और ठोस में जब होगा तो वो हमें जल वाष्प या हिमकणों के रूप में गिरता हुआ दिखाई देगा। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हिमपात कहते हैं, हिमपात कहते हैं। यह प्रायः ऊंचे भागों तथा ठंडे प्रदेशों में होता है। क्लियर, चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा संघनन और उसके रूप। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। आप लोग दोस्तों शेयर और लाइक नहीं करते हैं, और ना ही दोस्तों लाइक करने में दोस्तों आपका क्या जाता है, लाइक ही तो करना है दोस्तों है। जब मैं आपके लिए दोस्तों अच्छा सोच सकता हूँ तो आप लोग भी दोस्तों मेरे लिए अच्छा सोचिए। ठीक, इसके बाद का जो अगला कल का जो क्लास होगा दोस्तों, वो हम लोग बादल को लेकर बात करेंगे, बादल को लेकर। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।